Hands in Dhan Mudra, back straight, neck straight. Close your eyes gently. 3 times Omkar. Aum. 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. हरि ओम. Open your eyes, release Dhyan Mudra, Padmasana. थैंक यू. चलिए आज हम लोग अपना आज हम लोग रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे. क्वालिटेटिव का भी आपका स्लाइड तैयार नहीं हुआ है, ठीक है. तो आज हम रिसर्च डिजाइन पढ़ लेते हैं कि रिसर्च डिजाइन कितने तरह के होते हैं और रिसर्च डिजाइन होता क्या है, ठीक है. बाकी 15 मिनट हमारा रहेगा. लास्ट में आपका कोई भी डाउट सेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. स्लाइड विजिबल है सबको? हाँ. रिसर्च डिजाइन. अब बताइए कि रिसर्च डिजाइन से आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम कि रिसर्च को आगे हम क्या करेंगे, कैसे सैंपल लेंगे, इन सब का एक तरह से प्रारूप बना लेना. बिल्कुल बिल्कुल सही. रिसर्च डिजाइन में आपको एक्सपेरिमेंटल करना है, थ्योरेटिकल करना है, क्वालिटेटिव है, क्या है, ठीक है. आप अपना रिसर्च डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है. डिजाइन ऑफ द स्टडी आपका. तो रिसर्च डिजाइन भी बहुत तरीके का होता है. आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च डिजाइन करते कैसे हैं और ये कितने तरीके का होता है, ठीक है. तो देखिए रिसर्च डिजाइन जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन आ रहा है कि इसको मैं कि set of procedures by which a study is conducted which include participant procedure, assessment and intervention, ठीक है. ये जितना भी आपका जो है जो भी चीज जो है आपके रिसर्च डिजाइन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है कि पार्टिसिपेंट प्रोसीजर, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन. ये 3 चीज जो है आपके रिसर्च डिजाइन में आता है. जब भी हम जो है रिसर्च डिजाइन करते हैं तो पार्टिसिपेंट प्रोसीजर क्या हो गया, जो आप सैंपल लेते हैं. पार्टिसिपेंट ऑफ द रिसर्च क्या है, जो आपके सैंपल से वही तो है आपके, कि आप उनको उनका सैंपल साइज क्या होगा, उनको कैसे रैंडमाइज, अगर आपका आरसीटी स्टडी है तो उसको कैसे ये रैंडमाइज करेंगे, उनका एज ग्रुप क्या होगा, वो पेशेंट है, वो स्टूडेंट है, यही तो है ना आपके. ये सैंपल्स के बारे में ही है. असेसमेंट क्या हो गया, असेसमेंट जितना भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो जो नापने के काम में आता है, जैसे PHQ-9 हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन. तो ये जितने भी असेसमेंट हम यूज कर रहे हैं ये सब हमारे असेसमेंट टूल्स हैं. इंटरवेंशन क्या हो गया, इंटरवेंशन हो गया जैसे हम योगा के स्टूडेंट है तो हमारा इंटरवेंशन क्या हो गया, योगा, ठीक है. तो इंटरवेंशन हो गया आपका योगा. मतलब आप कोई चीज जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया, इंटरवेंशन हो गया. असेसमेंट हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस चीज को आप नाप रहे हैं, जो भी आपका असेसमेंट टूल हो, जिस भी चीज से आप नाप रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चनेयर हो, चाहे वो आपका जो है, क्या क्या था कल, क्या क्या पढ़ा था हमने असेसमेंट टूल में, क्या क्या पढ़ा था हमने मैम ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट एंड आर्काइव्स. वेरी गुड वेरी गुड. तो ये सब क्या है, हमारे असेसमेंट टूल है. इसी से हम देखते हैं, इसी से जो है जब हम योगा इंटरवेंशन देखते हैं तो हम इन्हीं सब चीज पे देखते हैं कि वो घटा बढ़ा योगा इंटरवेंशन, जब हम किसी को योगा करा रहे हैं तो उनपे क्या असर पड़ रहा है,
तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। पार्टिसिपेंट प्रोसीजर, जैसा मैंने आपको बताया कि एज क्या है आपके पार्टिसिपेंट का, जो सैंपल है आपके, जेंडर कौन सा ले रही है आप, स्टूडेंट है, पेशेंट है, क्या है, वो आपके ये सारा कुछ जो है आपके रिसर्च डिजाइन में आता है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है? अब गुड रिसर्च डिजाइन क्या हो सकता है? रिड्यूस नॉइज, इनहांस सिक्योर सिग्नल्स, जितने भी जैसे कंपाउंडिंग फैक्टर्स है ना, जिसकी इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा हो, ठीक है, लेस कंपाउंडिंग फैक्टर हो, तो वो इंटरनल वैलिडिटी हो गया। तो एक गुड रिसर्च डिजाइन में क्या होना चाहिए? क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड जो उसका जो इंटरनल वैलिडिटी है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हाई होना चाहिए। तो नॉइज क्या हो गया? कंपाउंडिंग फैक्टर ही तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसी ने अपना माइक ऑन कर दिया और आपको मेरी आवाज सही से नहीं जा रही है, तो एक ये कंपाउंडिंग फैक्टर ही हुआ ना हमारे क्लास में, तो जिसमें लेस कंपाउंडिंग फैक्टर हो, कि हम नहीं चाह रहे, मतलब मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, लेकिन बीच में एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जो हम मेरे टीचिंग को भी डिस्टर्ब कर रहा है और आपकी भी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या है डिजाइन में, क्या क्या है आपका, जो हमने पढ़ा अभी, कि पार्टिसिपेंट वही जो आपके सैंपल्स हो गए, इंटरवेंशन, योगा के स्टूडेंट है तो योगा इंटरवेंशन हो गया, सिचुएशनल कांस्टेंट, मतलब जो आपके कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे जो मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारी स्टडी में आ जाते हैं। टूल्स हो गया आपका, वही असेसमेंट टूल्स हो गया आपका, ठीक है, असेसमेंट टूल जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा। तो ये जो है आपका डिजाइन कंपोनेंट हो गया, कि जब भी आप कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं तो ये 4 चीज हमारे पास जो है फोकस रहता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या रिसर्च डिजाइन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा? नो मैम, सब में होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का यदि हम पहले से ही प्रोसेस करेंगे, पहले भी हम डिसाइड कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कैसा लिटरेचर रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब तो रिसर्च डिजाइन में ही आएगा मैम। तो रिसर्च डिजाइन देखिए सब में होता है, लेकिन मेन रिसर्च डिजाइन आपका एक्सपेरिमेंटल वाला ही होता है। तो ये जैसे नॉन इसमें हम लोग को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसमें आप जो है सैंपल्स ले रहे हैं, ये मतलब ये थ्योरेटिकल तो है नहीं कि आपको थ्योरी से करना है, इसमें किसी जानवर के ऊपर कर रहे हैं, किसी लिविंग थिंग्स के ऊपर कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में ही आपको ज्यादा, मतलब ये डिजाइन आपका ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। तो जब तक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, आप रिसर्च डिजाइन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताई थी कि जब भी कॉजल रिलेशनशिप हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? एक्सपेरिमेंटल में। ठीक है, विथ रेंडमाइजेशन का क्या क्या मतलब बताई थी मैं आपको, बताइए। अब रेंडमाइजेशन वर्ड बार बार आएगा, तो आपको इसको समझना होगा है क्या। मैम एक रेंडमाइजेशन में ये होता है कि मतलब एक पार्टिकुलर, मतलब मैं सिलेक्शन नहीं किया कि 1 2 3 ऐसे नहीं, कहीं से भी उठा लिया। हाँ हाँ, सिलेक्शन जो होगा हमारा मैम, मतलब कहीं से भी उठा लिया, जैसे एक हमने पेज लिया, उस पे नाम लिख दिया हाँ। और उस पेज को थ्रो कर दिया, उसमें से जाएंगे और अपने नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम कॉल करेंगे कि 1 2 3 जिसके पास हो वो आ जाए। ये मैम रेंडमाइज देखिए ये सिलेक्शन। सैम्पलिंग, हाँ ये रेंडमाइजेशन नहीं, ये सैम्पलिंग हुआ आपका, ये प्रोसेस हुआ आपके सैम्पलिंग का। ठीक है, कि आप इस तरह मैडम से, जैसे हाँ पॉपुलेशन सैंपल से रैंडमली हमने कुछ लोगों को उठा लिया। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ रेंडमाइजेशन क्या होता है। रेंडमाइजेशन होता है सैम्पलिंग के बाद। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक हो गया आपका। रेंडमाइजेशन होता है कि देखिए दो ग्रुप बनता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें 2 ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें PHQ-9 ही देखना है। ठीक है, PHQ-9 ही, किसी का माइक ऑन है, ऑफ ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? नवनीत, नवनीत जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जब जो 2 ग्रुप बनाए हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर की चीजें होनी चाहिए। बराबर कहने का मतलब है कि जैसे हमने एज ग्रुप लिया है 15 से लेके 20 साल तक का,
ठीक है, 15 से 20 साल तक का एज ग्रुप लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे 15 से 16 साल के लोग ज्यादा है और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसमें 18 और 20 के ग्रुप एज ग्रुप ज्यादा है। दोनों तरफ चीजें बराबर होनी चाहिए। मतलब 15 से 20 साल तक का हमने एज ग्रुप लिया है, तो 15 से 20 साल तक का एज ग्रुप आपका जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी होना चाहिए और 15 से 20 साल का एज ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप में भी होना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 4 लड़कियां हैं, पांच लड़कियां हैं, तो आपका कंट्रोल में भी 5 से 6 लड़कियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सब लड़कों को कर दिया हमने और जो है कंट्रोल ग्रुप में खाली लड़कियां आ गई। मतलब दोनों ग्रुप में चीजें हर तरीके से बराबर का होना चाहिए, उसको हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ना हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पार्सिलिटी कर दी कि जो है जो मतलब जो योगा करने में बहुत अच्छा उनको उसमें घुसा दिया, जो और कंट्रोल ग्रुप में जिनको योगा नहीं आता था हमने उनको 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 दे दिया। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी आप जैसे कि मान लीजिए आप कबड्डी वगैरह भी खेलते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि आप एक ग्रुप में सारे स्ट्रॉन्ग को डाल दिए और एक ग्रुप में सिर्फ वीक को डाल दिए, ऐसा नहीं होता है ना। हम वहां पे भी रैंडमाइजेशन करते हैं कि हम जो है एक लंबा आदमी, अगर दो लंबे आदमी है तो एक जो है एक ग्रुप में जाएगा और दूसरा जो है दूसरे ग्रुप में जाएगा। या एक बहुत दो प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो एक को अलग रखते हैं और दूसरे को भी अलग रखते हैं। ऐसा तो नहीं रखते कि बिल्कुल जो है एक टीम को बिल्कुल सॉलिड बना दिया और एक टीम को बिल्कुल कमजोर बना दिया। रैंडमाइजेशन हमेशा ग्रुप में होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप मतलब दोनों में समानता होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है वही हमारा कंट्रोल ग्रुप में भी होना चाहिए। इसको हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रैंडमाइजेशन हम जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रैंडमाइजर आप अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। उसमें हम टेबल डालते हैं और बहुत बारी क्या होता है कि वो ऑनलाइन ही करके हमें दे देते हैं। मान लीजिए 50 बच्चे हैं हमारे पास और हमने डाल दिया कि ये 50 बच्चे को ये रैंडमाइज करना है, तो वो क्या करेगा कि वो 50 बच्चे को आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप उसके एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके डेमोग्राफिक सेगमेंट के हिसाब से, मान लीजिए उसमें कुछ बच्चे साउथ के कुछ बच्चे नॉर्थ के हैं, तो अगर वो चीज वो समझता है और उसके बाद जो है वो दोनों को बराबर ग्रुप में बांट देता है। और ये सॉफ्टवेयर भी आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके पास इसका सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन ऑनलाइन भी हम लोग को ऐसे गूगल में फ्री में मिल जाता है। तो अगर आप कोई टेबल डालेंगे, एक्सेल शीट डालेंगे, या बहुत बारी इनका खुद का जो है आप जैसे कि मान लीजिए MDY का ही है, ठीक है। अब मुझे आप में दो ग्रुप बनाना है, तो मैं 2 ग्रुप कैसे बनाऊंगी? मुझे टेस्ट लेना है और टेस्ट में मुझे लगता है कि मैं 2 ग्रुप बना दूं। तो अगर एक ग्रुप में 3 लड़कियां और 4 लड़के, तो दूसरे ग्रुप में भी 3 लड़के और 4 लड़के रहेंगे। एक ग्रुप में एज ग्रुप जो है आपका 20 से 21 साल है, 20 से जो है 25 साल है, तो दूसरे ग्रुप में भी 20 से 25 साल। तो हर तरीके से हम समानता रखने का कोशिश करेंगे ताकि रिजल्ट हमें जो है एक जैसा है। ऐसा नहीं हो कि हम जानबूझ के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अच्छे घुसा दिया, कंट्रोल ग्रुप में जो है ऐसे ही ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको रैंडमाइजेशन कहते हैं कि मतलब दोनों ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, दोनों समान रहना चाहिए हर चीज में। आया समझ में ये वर्ड? जी मैम। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? कोई भी? क्योंकि रैंडमाइजेशन अब बार बार आएगा ये वर्ड। चलिए, ऐसा कोई भी नहीं, सबको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें काउजल रिलेशनशिप मतलब काउज एंड इफेक्ट। योगा हम दे रहे हैं तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही सारा आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड है। जितना भी आपका जो टॉपिक है ना, ये इसी से ही रिलेटेड, इसी के बारे में पूरा कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो काउजल रिलेशनशिप होता है विथ रैंडमाइजेशन। मतलब जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और जब दो ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तो दोनों ग्रुप में समानता होना चाहिए हर तरीके से, चाहे उसका एज को लेके हो, उसके जेंडर को लेकर के हो, किसी भी तरह से हो। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है कि इसमें काउजल रिलेशन, काउजल इफेक्ट तो इसमें भी होता है, इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है। हम इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते। नो एक्सपेरिमेंटल में तो कोई काउजल इफेक्ट नहीं हुआ रिलेशनशिप, तो इसका मतलब वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और
नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, काउज एंड इफेक्ट का मतलब जहां ये वर्ड आपने पढ़ लिया काउज एंड इफेक्ट, तो इसको तो बिल्कुल आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है। काउज एंड इफेक्ट, काउज क्या हो गया, अगर हम लोग योगा ग्रुप, अगर हम लोग योगा के स्टूडेंट हैं और रिसर्च हम लोग को योगा पे करना है, तो काउज क्या हो गया, योग। योग हो गया, वेरी गुड। इफेक्ट किस पे आएगा, डिजीज जिसपे हम देखना डिजीज चाह पे। रहे हैं। हाँ, तो उसको बोलते क्या है, जिसको इफेक्ट इफेक्ट करता है उसको क्या डिपेंडेंट बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल। वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो काउजल वेरिएबल कौन सा हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसपे इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्न आपका जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, experimental design, experimental design attempt to establish cause and effect relationship and participant allocation happens through randomization. ठीक है, should have high internal validity. तो इसमें लिखा है ना कि randomization की participant allocation happens with through randomization, कि मतलब जो हम पार्टिसिपेंट दोनों ग्रुप में है वो ये रेंडमाइजेशन के थ्रू होता है। तो अब इसमें क्या होता है, काउज एंड इफेक्ट, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक वेरिएबल हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो काउज वेरिएबल हो गया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, हाई इंटरनल वैलिडिटी, हाई इंटरनल वैलिडिटी लिखा है, मैं पढ़ाई हूँ आपको, बताइए इंटरनल वैलिडिटी क्या है, अभी भी बताई थी मैं कुछ देर पहले आपको। कि कंपाउंडिंग वेरिएबल्स नहीं के बराबर होंगे। वेरी गुड, जिसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल्स नहीं के बराबर हो उसी को हम जो है हाई इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च नहीं पढ़ रहे आप लोग घर में, क्लास करके फिर क्लास के बाद नहीं कर रहे हैं ना आप लोग रिसर्च, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। बस आपका समझिए यहाँ से स्टैट्स हो गया शुरू। टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर डिजाइन, एनोवा डिजाइन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी जो एग्जाम्पल है उसमें है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। मैं उस दिन आपको दिखाई थी ना अपने रिसर्च में कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या होता है, क्या होता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। मैम प्री टेस्ट जो होता है ना, ये मैम जो कंट्रोल ग्रुप और हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए थे, इसमें योग कराने से पहले हम देखेंगे ये प्री होगा, और जो इसके बाद आफ्टर आसन हम जो मतलब क्लास के बाद जो हम टेस्ट लेंगे वो पोस्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्री टेस्ट वो हुआ हो गया जो हम योगा कराने के पहले उनसे टेस्ट लेते हैं, फिर वही सारी टेस्ट जो है हम योगा देने के बाद लेते हैं, फिर उनका हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कोई डिफरेंस आया है, बढ़ गया है वो चीज की और घट गया है। ठीक है, तो प्री मतलब होता है पहले, मतलब योगा देने के पहले जो हम असेसमेंट टूल जो डिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जो PHQ-9 एंजाइटी डिप्रेशन ये सब जो हम असेसमेंट टूल लगा रहे हैं, वो योगा देने के पहले वाला जो टेस्ट हो गया वो प्री टेस्ट हो गया। और योगा दे जब इंटरवेंशन पूरा हो गया, 3 महीना 2 महीना का जितना भी महीना का हमने जो ड्यूरेशन रखा हुआ था वो पूरा हो गया, फिर उसी क्वेश्चन को हम फिर से जो है पोस्ट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, योगा देने के बाद, तो इसी को टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, एनोवा डिजाइन में आपको अभी टेबल से के थ्रू समझाऊंगी कि एनोवा होता क्या है। एनोवा बहुत इंटरेस्टिंग है और रिसर्च का, और ये बहुत अच्छा डिजाइन माना जाता है रिसर्च के लिए, एनोवा। अब ये देखिए मैडम, एनोवा के अलावा दूसरे डिजाइन भी होते हैं क्या? हाँ, एनोवा के अलावा आपका ये होता है ना प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, इसके बाद ये एनोवा होता है। अभी बताऊंगी मैं आपको, अभी अभी मैं टेबल अभी खोली थी ना ये वाला, ये मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या होता है। जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि जो है जो हम योगा देने के पहले, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो पहला वाला है, नीचे वाला क्या है कंट्रोल ग्रुप। दोनों में रेंडमाइजेशन मतलब चीजें जो सैंपल से इसको बराबर बराबर बांट दिया गया है। ठीक है, और ये प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्यों बोलते हैं कि इसमें दो ही ग्रुप है, इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। जब दो ग्रुप से ज्यादा होता है
तो हम एनोवा लगाते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम दो ग्रुप का समझते हैं कि हमारे पास दो ही ग्रुप है, एक है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है हमारा कंट्रोल ग्रुप। क्योंकि हम योगा के स्टूडेंट है तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या क्या देंगे हम, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या क्या देंगे हम? मैम योग दे सकते, योगा योगा देंगे। मॉड्यूल। वेरी गुड। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो गया हमारा? योगा ग्रुप हो गया। तो हम यहाँ पे 1 महीने का योगा दे रहे हैं और यहाँ पे जो है हम जो है कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा सैंपल साइज 50 है, यहाँ पे भी हमारा सैंपल साइज 50 है। 100 टोटल जो है सैंपल साइज जो हो गया हमारा प्री पोस्ट मतलब पूरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का मिला के हो गया 100, 50 + 50। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट को, मान लीजिए कि स्कूल के स्टूडेंट को ही हम योगा दे रहे हैं, तो 50 स्टूडेंट को जो है हम योगा दे रहे हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, और 50 स्टूडेंट को जो है हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो जो रूटीन में है वो उसी रूटीन में है, उनको हम योगा नहीं दे रहे हैं, वो योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दो ग्रुप हो गए यहाँ पे। तो इनसे हमने 2 बार डेटा लिया, एक बार प्री डेटा लिया इंटरवेंशन देने के पहले, और एक बार हमने पोस्ट डेटा लिया इंटरवेंशन देने के बाद। सेम डेटा जो हम प्री में दे रहे हैं वही डेटा हम पोस्ट में भी दे रहे हैं। मतलब जो हम प्री में असेसमेंट टूल यूज करें वही असेसमेंट टूल जो है हम पोस्ट में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल में भी वही किया कि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं दिया हमने, और इनसे भी जो है हमने 1 महीने पहले प्री डेटा लिया और 1 महीने के बाद फिर से हमने इनसे वही जो है पोस्ट डेटा लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो मैडम इनका डेटा कैसे चेंज हो जाएगा जब इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया हमने? नहीं, जैसे आपने प्री डेटा मान लीजिए आपने PHQ-9 लिया, मान लीजिए आपने PHQ-9 लिया, तो PHQ-9 आपने एक बार योगा देने के पहले लिया, फिर एक बार जो है आपने 1 महीने के बाद जब आपने योगा इंटरवेंशन दिया तो फिर एक बार आपने PHQ-9 लिया। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, इसी से हम रिजल्ट निकालते हैं कि ये PHQ-9 बढ़ गया कि इसमें नहीं कह रहा मैडम मैं, हाँ, नहीं इसमें नीचे कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नहीं, कंट्रोल ग्रुप में मैं पढ़ाऊंगी अभी कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप। बस आप इतना समझिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि दो ग्रुप है इसमें, वो क्लियर है, वो क्लियर है। प्री टेस्ट पोस्टेड डिजाइन। ठीक है, तो ये प्री है, ये पोस्ट है, 2 बार हमने जो है ये लिया है, और ये आपका जो है, और कंट्रोल ग्रुप को हमने कुछ भी नहीं दिया है। बस इससे हमें जो है अभी बताऊंगी मैं आपको, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सारा डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, अभी धीरे धीरे पढ़ना है, मतलब सारा एक साथ नहीं डालना है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, कि एक बार प्री डेटा ले रहे हैं, एक बार पोस्ट डेटा ले रहे हैं, एक बार फिर कंट्रोल ग्रुप को हमने कुछ भी योगा नहीं दिया है, उससे भी प्री डेटा ले रहे हैं, और फिर हम उससे पोस्ट डेटा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि कंट्रोल ग्रुप जो है ना आपका, जो ये कंट्रोल ग्रुप होता है इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है? नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप होता है, वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप होता है। नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होता है जो नॉर्मल रूटीन पे रहते हैं, नॉर्मल रूटीन पे रहते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने इनको कुछ दिया नहीं है, मतलब ये जो काम कर रहे थे, जो क्लास चल रही है वो एज इट इज चल रही है, इनको हमको योगा वोगा नहीं दे रहे हैं। ये जो अपने रूटीन में पहले थे वो बाद में भी वही उसी रूटीन में। ठीक है, इनको हम कुछ भी नहीं दे रहे, ये नॉर्मल अपना जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसी एक्टिविटी में, इनको हम अपने से कुछ भी नहीं दे रहे, तो इसको नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। मतलब जब हम कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं देते हैं। एक्टिव कंट्रोल ग्रुप क्या हो गया? एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हुआ कि मुझे लगा कि मैं योगा के साथ इनको फिजिकल एक्सरसाइज दे दूं, मतलब मैं कंट्रोल ग्रुप को एक्सरसाइज दे दी। ठीक है, मैं यहाँ पे योगा दे रही हूँ, यहाँ पे जो है एक्सरसाइज दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम दोनों ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी कुछ दे रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप को भी कुछ दे रहे हैं, तो हमारा एक्टिव कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, जब हम दोनों को बराबर बराबर का, जैसे योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज दे दिया हमने, जुम्बा वगैरह दे दिया, डांस वगैरह, कुछ भी ऐसा जो योगा से मिलता है, मतलब जो कुछ फिजिकल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने योगा दे दिया, यहाँ पे हमने फिजिकल एक्सरसाइज दे दिया, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग दे रहे हैं और यहाँ पे योगा दे रहे हैं, तो इसीलिए जो है एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो गया, मतलब हमने कंट्रोल ग्रुप को एक्टिव कर दिया, यहाँ पे भी हम कुछ दे रहे हैं। वेटलेस कंट्रोल ग्रुप होता है कि इथिकली अच्छा नहीं माना जाता है कि आप एक ग्रुप को तो योगा दे रहे हैं और एक ग्रुप को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो वेटलेस कंट्रोल ग्रुप होता है कि रिसर्चर के पास जब टाइम होगा तो वो क्या करेगा, रिसर्च के टाइम में तो नहीं, रिसर्च के बाद इनको भी जो है योगा देगा, कंट्रोल ग्रुप को भी।
तो उसको वेटलेस कंट्रोल बोलते हैं। वेटलेस इसीलिए बोलते हैं कि इनको वेट करना होता है, क्योंकि जब तक रिसर्च खत्म नहीं होगा जो रिसर्चर है वो इनको योगा दे नहीं सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में योगा दे रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे, जैसे हम तो योगा के स्टूडेंट तो योगा ही दे देंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम योगा दे रहे हैं, हमारा रिसर्च खत्म हो गया, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे थे उनको भी योगा देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इनको भी योगा सिखाते हैं। इनको वेट करना पड़ता है रिसर्च खत्म होने का, इसीलिए इनको वेट लिस्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप क्या हो गया कि ये अपने नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, हम इनको कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ डेटा लेने के लिए। जैसे हम यहाँ पे डेटा ले रहे हैं वैसे हम यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे, ठीक है। और एक्टिव कंट्रोल ग्रुप में क्या हो गया कि हम कंट्रोल ग्रुप को भी कुछ दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो देख ही रहे, कंट्रोल ग्रुप को भी हम कुछ दे रहे हैं, तो उसको एक्टिव कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। वेटलेस कंट्रोल ग्रुप को क्या हो गया कि जब तक रिसर्च होगा हम कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं देंगे, जब एक बार मेरा रिसर्च खत्म हो जाएगा तो फिर हम कंट्रोल ग्रुप को भी योगा सिखाएंगे। तो ये 3 तरह के कंट्रोल ग्रुप होते हैं आपके पास, नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप और वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप। मैम, हाँ? वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप है, तो हाँ, इसमें मैम क्या मतलब हम 1 मंथ का जो योग मॉडल में हम करा रहे हैं, तो क्या हाँ, ये 1 मंथ के मतलब आफ्टर हम बाद में कराएंगे इनको, ये जो थर्ड वाला, या मतलब डेली जो है हमने टाइमिंग रखा है कि 6 AM पे जो है हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है योग अभ्यास करा रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, तो 7 बजे 8 बजे इस टाइम पे करा सकते हैं जब फ्री होंगे तो, या नहीं ये नहीं 1 मंथ के बाद? नहीं, देखिए क्या होता है कि अगर आप रिसर्च के टाइम में इनको योगा दीजिएगा तो फिर आपका जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि योगा यहाँ काम किया कि नहीं किया। तो पहले आपको अपना जो 1 महीना है, जो 1 महीने का रिसर्च है, उसको खत्म करना होगा। अब जैसे मान लीजिए, आप तो डिफरेंस देख रहे हैं ना कि इन लोगों ने योगा किया तो योगा करने के बाद क्या डिफरेंस आया, और इन लोगों ने योगा नहीं किया तो जिसने योगा किया और जिसने योगा नहीं किया उसमें क्या डिफरेंस आया। इन दोनों से दो रिजल्ट मिलता है हम लोग को। प्री पोस्ट से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि प्री में जो योगा के पहले इनका डिप्रेशन लेवल क्या था और योगा के बाद क्या डिप्रेशन लेवल हुआ, ठीक है। और प्री से क्या मिल रहा है, प्री से मिल रहा है मतलब कंट्रोल के प्री से और कंट्रोल के पोस्ट से, जिन्होंने योगा नहीं किया, इनके प्री और इनके पोस्ट से क्या मिला, या इनके प्री में और इनके प्री में कितना डिफरेंस है, या इनके पोस्ट में और इनके, मतलब इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते हैं, ठीक है। कि एक तो एक बात पूछनी है मुझे। हाँ, एक बात पूछनी है मुझे, जैसे सपोज करो कि हम जो है डायबिटीज पे मेडिटेशन का क्यूर करने के लिए या रिसर्च करने के लिए डेटा तैयार करते हैं, तो एक तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो जिनको हम योगा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने 2 ग्रुप बनाए 50-50 लोगों के, 50 पार्टिसिपेंट के, तो 50 जो पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, हमने जो है हफ्ते में 3 दिन उनको जो है मेडिटेशन कराया, और इनको हमने बोलता है एज ए एक्टिव कंट्रोल ग्रुप समझ के मान के कि उनका डाइट प्लान फिक्स कर दिया हमने, हम इनको इस डाइट देंगे। अब फिर जो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद या फिर दूसरे हफ्ते भी हमने उनको मेडिटेशन दिया दूसरे ग्रुप को, फिर उसके बाद मेडिटेशन दिया, क्योंकि वेट लिस्ट कंट्रोल भी तो है ना, थर्ड पॉइंट जो है टाइप ऑफ कंट्रोल ग्रुप में। तो कंट्रोल ग्रुप में हमने लास्ट में उन्हें जो है मेडिटेशन भी कराया, फिर उसके बाद हमने जो उनका डेटा चेक किया मेडिटेशन का और टेस्ट किया, रिपोर्ट देखी, तो इनको भी तो हम करा ही रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप को भी अगर देखा जाए तो इनिशियली, ठीक है, हमने उन्हें मेडिटेशन नहीं कराया। कंट्रोल ग्रुप एक ही हो सकता है, चाहे तो आपका नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होगा, चाहे तो एक्टिव होगा, चाहे तो वेट लिस्ट, ये तीनों नहीं होगा एक रिसर्च में, ये तीनों नहीं होगा। अच्छा, एक ही होगा? एक ही होगा, चाहे तो वो नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होगा, चाहे तो वो एक्टिव कंट्रोल ग्रुप होगा, चाहे तो वो वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप होगा, ये तीनों नहीं होगा रिसर्च, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसमें क्या होता है कि वेट लिस्ट वाले में क्या होता है कि इनको जो कंट्रोल ग्रुप है, वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप, इनको वेट करना होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो एक एनालिसिस हम विद इन ग्रुप करते हैं। विद इन का मतलब हो गया प्री से पोस्ट, ठीक है। एक हम एनालिसिस करते हैं बिटवीन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री और कंट्रोल ग्रुप का प्री, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पोस्ट और कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट। तो 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है विद इन ग्रुप, एक होता है बिटवीन ग्रुप।
तो बिटवीन ग्रुप जब भी होगा तो वो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल के बीच में होगा, और विद इन ग्रुप जब भी होगा तो प्री और पोस्ट के मतलब एक्सपेरिमेंटल मतलब जो पहला जो एक ग्रुप है उसके उसके बीच में होगा। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग होगा। यानी तो आपका कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होगा, नॉर्मल रूटीन पे रहेगा, यानी तो एक्टिव कंट्रोल ग्रुप होगा कि आप कंट्रोल ग्रुप को भी कुछ इंटरवेंशन दे रहे हैं, यानी तो आपका वेटलेस कंट्रोल ग्रुप होगा कि आपने अपना रिसर्च पूरा कर लिया, 1 महीना पूरा हो गया और आपको लगा कि नहीं जो बच्चे इन बच्चों को भी जो है जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे हैं इनको भी योगा सिखाना चाहिए। तो हमने क्या किया, जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया, जब हमने पोस्ट डेटा ले लिया तो फिर अब 1 महीना इनको भी जो है हमने योगा योगा दे दिया, योगा सेशन ले लिया इनका। ठीक है, मतलब ये एक इथिकल प्रैक्टिस है कि आपने एक ग्रुप को कुछ दिया और एक को कुछ भी नहीं दिया, तो इथिकल राइट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इथिकली राइट नहीं होता है, तो बहुत सारे रिसर्च में वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप ही रखते हैं। वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप में मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिया वो आप जो है रिसर्च कंप्लीट होने के बाद फिर उसको आप कंट्रोल ग्रुप में भी देते हैं, तो वो हो गया आपका वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इथिकली अच्छा नहीं माना जाता है कि आप एक ग्रुप में तो दे रहे हैं और एक ग्रुप में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आया समझ में? तो इसी को हम 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन बोलते हैं। आया समझ में आप लोग को ये? जी मैम। तो ये इसके वर्ड्स को देखिए, जो वर्ड्स है वो आपको डिफाइन कर रहे हैं 2 ग्रुप, दो ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन मतलब एक हमने मेरे पास प्री डेटा आ रहा है, एक पोस्ट डेटा आ रहा है, तो इसीलिए इसको 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन बोलते हैं। कंट्रोल ग्रुप का आपका टाइप 3 तरह का होता है, यानी तो आपके रिसर्च में आप नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप रखिएगा, यानी तो एक्टिव कंट्रोल ग्रुप रखिएगा, यानी तो वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप रखिएगा। ठीक है, तो जो भी आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे हैं उस सिनॉप्सिस में देखिएगा कि आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो योगा ही देना है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो आपको योगा ही देना है, लेकिन आप कंट्रोल ग्रुप को कैसा रखना चाहते हैं? आप अपने कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप रखना चाहते हैं, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप रखना चाहते हैं, या वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप रखना चाहते हैं? ठीक है, जब आप अपना सिनॉप्सिस बनाइएगा तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब मुझे लगता है कि मेरे रिसर्च में मुझे आयुर्वेद को भी शामिल करना चाहिए। योगा तो है ही, फिजिकल एजुकेशन भी है, अब मुझे लगता है कि एक आयुर्वेदा को भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने एक मतलब मान लीजिए कि जब भी हम जो है अपना 3 ग्रुप, ठीक है, या 3 से ज्यादा ग्रुप होता है तो उसमें हम एनोवा लगाते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं इसको, एनोवा शॉर्ट फॉर्म है ये। तो 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है आपका। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक ही कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, रैंडमाइजेशन इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ग्रुप हमारे 2 नहीं है। अगर 2 ग्रुप होते तो 2 ग्रुप ही प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होता, लेकिन जब भी 2 से अधिक ग्रुप हो जाते हैं तो उसमें एनोवा ही लगेगा। जब भी आपका 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा तो उसमें एनोवा ही लगेगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप एक ही होगा आपका। तो मान लीजिए कि इंटरवेंशन 1 में हमने योगा दे दिया, क्योंकि योगा तो कंपलसरी है, हमारा रिसर्च तो हम रिसर्च ही योगा पे कर रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को हमने आयुर्वेदा का कुछ दे दिया, या हमने फिजिकल एजुकेशन ही दे दिया, और एक कंट्रोल ग्रुप हमने रखा जिसको हम कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे, ये अपने रूटीन में ही है, जो इनका रूटीन है, बस इनसे हमने पहला डेटा ले लिया, फिर 1 महीने के बाद पोस्ट डेटा ले लिया। तो हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते ही इसलिए है क्योंकि हमको विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप एनालिसिस करना होता है कि इन दोनों ग्रुप में और इन दोनों ग्रुप में क्या फर्क पड़ा, योगा देने के पहले और योगा देने के बाद डेटा कैसा आया, और जिनको हमने योगा नहीं दिया उनके डेटा में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, इसको कंपैरिजन करना होता है हम लोग को, तो इसीलिए हम एक कंट्रोल ग्रुप भी रखते हैं। तो इसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और एक कंट्रोल ग्रुप हो गया, तो इसको हम लोग 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन या एनोवा बोलते हैं। यही आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मतलब ये टाइप्स हो गया। तो एनोवा कुछ नहीं है, एनोवा जो है मैडम एनोवा से कुछ मतलब फुल फॉर्म वगैरह होता है इसका? एनोवा का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मैंने कहा ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फिर से बताइए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, VARIANCE, वेरिएंस। राइट। ठीक है,
तो ये आपका 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपका जब भी 2 ग्रुप से ज्यादा, 2 एक्सपेरिमेंटल, मतलब हमारा जो किसमें था, जब टू ग्रुप पे काम कर रहे थे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था। लेकिन जब दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बढ़ जाएगा, तो वो हमारा जो है एनोवा डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप 3 हो गया है, तो इसीलिए इसको 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, यही एनोवा है आपका। मैम ये हाँ थ्री थ्री पोस्ट ग्रुप है इसमें, तो हाँ इसमें हाँ तीनों का कंपेयर एक साथ करेंगे ना, कि हम हाँ, ये आयुर्वेद तीनों एक साथ, हाँ ये तीनों एक साथ होगा। जिस दिन देखिए, जब भी आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, 16 तारीख है ना, मान लीजिए कि मुझे जो है 17 तारीख से जो है अपना रिसर्च स्टाइल करना है, सॉरी अपना अपना रिसर्च स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए कि 16 तारीख से स्टार्ट करना है, तो मेरा टाइमिंग जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है, दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 वाले को हम आज शुरू कर रहे हैं और ग्रुप 2 वाले को कल कल शुरू करेंगे। इसमें हर चीज एक साथ होना चाहिए। ठीक है, एक साथ कहने का मतलब है कि जिस टाइम में आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 को जो है योगा दे रहे हैं, उसी समय उसी टाइम में आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 को भी जो है फिजिकल एजुकेशन देना है। और इसको तो कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई, अच्छा ये कौन सा कंट्रोल ग्रुप है बताइए? ये मैम नॉर्मल है। नॉर्मल है, वेरी गुड। ये जो है नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप है, तो इसमें तो हमें कुछ देना ही नहीं है, ये तो अपने ही रूटीन पे है। तो हम लोग को ध्यान किस में रखना है? इन दोनों ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में। तो जिस टाइम पे, अगर मान लीजिए कि मुझे 3 बजे जो है अपना रिसर्च स्टार्ट करना है, तो 3 बजे हम यहाँ पे योगा शुरू करेंगे और 3 बजे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी शुरू करेंगे, आगे पीछे नहीं मैडम ये होगा। नॉर्मल क्या है, अगर हम एक्टिव देना चाहें इसे तो, या वेट लिस्ट में डालना चाहें तो? अगर एक्टिव देना चाहते हैं तो फिर इसमें भी आपको कोई इंटरवेंशन देना होगा। मतलब ऐसे कोई जैसे क्या मान कहना लीजिए कि आपको लगता है कि यहाँ पे हम योगा दे रहे हैं, यहाँ फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं, यहाँ पे हम जुम्बा दे देते हैं या डांस दे देते हैं, दे कोई, सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर वो ओके। एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी तो मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम दे देते हैं, मान लीजिए कि डायबिटीज के ऊपर आपने यहाँ तो योगा दे दिया, यहाँ फिजिकल एजुकेशन दे दिया, आपको अब मन कर रहा है कि नहीं कुछ लोगों को जो है हम एजुकेशनल प्रोग्राम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी देते हैं। ठीक है, कि उनका डाइट कैसा होना चाहिए, उनको कैसा रूटीन में रहना चाहिए, मतलब इस तरह का एक एजुकेशनल प्रोग्राम देते हैं डायबिटीज के ऊपर। तो आप इसको एजुकेशनल प्रोग्राम दे दीजिए, तो ये फिर आपका एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है योगा, फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम, ये तीनों आ गया। और तीनों अगर एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा तो फिर तीनों में आपको, और ये हमेशा सेम टाइम में स्टार्ट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, कि आज हम सोचे कि आज हम योगा करवा देते हैं, एक हफ्ते के बाद हम फिजिकल एजुकेशन कराएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों एक साथ चलना चाहिए आपका। तो इसमें टीम बहुत बड़ी चाहिए होती है, रिसर्चर के साथ साथ और भी लोगों को शामिल करना पड़ता है, क्योंकि एक एक रिसर्चर चाहे तो योगा ही करा सकता है, या चाहे तो फिजिकल एजुकेशन ही करा सकता है, या चाहे तो वो आपको एजुकेशनल प्रोग्राम ही दे सकता है। तो इस तरह के जो एनोवा वाला डिजाइन होता है, उसमें एक पूरी टीम चाहिए होती है हम लोग को। ठीक है, अकेले रिसर्चर की बस की बात नहीं है कि वो एनोवा डिजाइन करे, तो आपको पूरा टीम चाहिए होता है इस डिजाइन के लिए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कुछ कुछ आपको ये आपको आयुर्वेदा का बहुत अच्छा नॉलेज है, या कुछ नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा नॉलेज है, और आप इसको योगा से जो है उससे कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम आयुर्वेद का कुछ दे देंगे, या नेचुरोपैथी का कुछ दे देंगे, यहाँ योगा दे देंगे, और यहाँ तो पे, मैडम इसका तो रिसर्च टाइटल भी चेंज हो जाएगा फिर, हाँ अगर हाँ, हम रिसर्च टाइटल भी चेंज हो जाएगा। ये मोस्टली जो कंपैरिजन स्टडी होता है ना, जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मोस्टली वैसा ही होता है कि कौन सा, मान लीजिए डायबिटीज के ऊपर आपको ये नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है, और योगा का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अब वो मतलब अब उसमें योगा योगा ज्यादा इफेक्टिव आया कि नेचुरोपैथी का रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव आया। तो इस तरह का जब कंपैरेटिव स्टडी हम लोग को करना होता है, तो उसमें एनोवा डिजाइन ही फिर हम लेते हैं, और इस डिजाइन को बहुत अच्छा डिजाइन माना जाता है। अब आयुष में क्या है, आयुष में तो आपका ये आयुर्वेदा भी है, योगा भी है, यूनानी भी है ना,
तो अब उसमें से हम लोग को लगता है कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि उसमें तो ट्रीटमेंट सबका हो रहा है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो सबके पास है, होम्योपैथी वाले के पास भी है, आयुर्वेदा के पास भी है, योगा के पास भी, यूनानी के पास भी है ना। तो अब उसमें हम लोग को लगेगा कि अब उसमें से बेस्ट कौन है, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, उस पर रिसर्च करना होगा, एक पार्टिकुलर टॉपिक को उठा करके उस पर हम रिसर्च करेंगे कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं, मतलब हम लोग को बताया गया है कि जो आपका आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, यूनानी, ये सब होता है क्या है कि हम इनिशियली ट्रीटमेंट करते हैं। कभी भी आप कहीं जाइएगा जहाँ पे आयुष का वगैरह का खुला होगा, वो उससे ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर जब वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि फिर उसको दोबारा से वो बीमार ना हो, दोबारा से वो चीज ना आए, उसको बैलेंस करने के लिए हम फिर उसको योगा देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट हमेशा हम ट्रीटमेंट आपका जो है एक बार आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब के थ्रू ही होता है। योगा जो है जब वो ठीक हो जाता है तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लेते हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। ठीक है, यस, मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोग को, एनोवा 2 टेस्ट, 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एनोवा 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, समझ में आ गया एनोवा क्या है। कंट्रोल ग्रुप कितने तरह का होता है, इन सब में कुछ डाउट हो आपको, आप लोगों को किसी को भी एक बार आप बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि बहुत सारा फिर एक ही चीज सारा मैं नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ एक दिन में। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर। सौरभ जी, आप लोग को? जी मैम, आज वाला क्लियर है मैम। ठीक है ना, तो ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। मैम एक चीज ये पूछना थी, जो नेचुरोपैथी, मान लीजिए आप नेचुरोपैथी का बोला ये हाँ। थे थी ग्रुप में, तो मैम नेचुरोपैथी वाले तो योग भी कराते हैं, तो क्या मतलब ये नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ। ये क्या खाने पीने का, बस वो तो अपना वही मड थेरेपी वगैरह करेंगे, या योग भी हल्का सा करा सकते हैं इसमें? बिल्कुल 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 करा, नहीं, जैसे आप एक पेशेंट है, मान लीजिए कि मुझे ही बीपी का है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब मैं अगर मैं अपने हॉस्पिटल में जाऊँ जो मेरे कैंपस में है, तो ट्रीटमेंट में 2 ही चीज पूछते हैं कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, मुझे आयुर्वेदा की तरफ जाना है कि नेचुरोपैथी की तरफ जाना है। ठीक है, वो मतलब पूछते हैं। तो मैं उनसे एक दिन पूछी कि क्या मैम योगा का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि योगा एक्चुअली क्या होता है कि ट्रीटमेंट आपका योगा से, मतलब एक बार जब आपका पूरा सब कुछ बैलेंस हो जाता है ना, मतलब एक बार आप ठीक 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 हो जाते हैं, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग को योगा देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बीपी है, तो हम उसको सिर्फ योग से नहीं ठीक कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब वो नॉर्मल हो जाए, जब बीपी नॉर्मल हो जाए, जब मतलब एक लेवल पे आ जाए कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद फिर हम उनको जो है योगा देना शुरू करते हैं। ठीक है, ताकि फिर उसको दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए हम योग करते हैं कि चीजें बैलेंस में रहे, जो भी हमारा शरीर है, जो हम जब नॉर्मल रहते हैं, अगर उस समय से योगा करना शुरू करें तो कोई बीमारी नहीं होगी हमको। मतलब गारंटी नहीं है कि जो है नहीं होगी, लेकिन हाँ 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आप जो है बीमार जल्दी नहीं होते, आपके इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग योगा की स्टूडेंट हैं, सब लोग योगा सिखाते हैं, ऐसा योगा करने से जो है ना साइंटिफिकली क्या होता है कि मैम शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहता है, या बोलते योगा करना चाहिए, ऐसा क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे ये चीज कि साइंटिफिकली मुझे समझाओ योगा से क्या होता है, तो कैसे समझाएंगे? देखिए, ये नेट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए ये सारी चीजें। सबसे पहले तो मैम एटीट्यूड चेंज हो जाता है और ठीक है, एनर्जेटिक फील करता है कोई भी। ठीक है, चलिए, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और मतलब ऐसा मैम क्या होता है कि हम एनर्जेटिक बीमार करते हैं। नहीं पड़ते, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, हाँ, हमारा जो है और सोचने जैसे खास तौर से जैसे हम प्राणायाम और ये आसन वगैरह करते हैं, तो जो हमारा वांडरिंग माइंड है, मतलब फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है योगा से। ठीक है, और शारीरिक मैम और सबसे मानसिक पहले तनाव दूर होता है। अवेयरनेस बढ़ती है।
रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो सकती है, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर एंगर है और उसने इस चीज को जान लिया तो डेफिनेटली अगली बार एंगर नहीं करे। नहीं ठीक है, चलिए ये सब तो आप साइकोलॉजिकल चीज बता रहे हैं, अगर मैं फिजियोलॉजिकली पूछूं तो क्या होता है योगा करने से? सबसे पहले ये योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे तो हमारे बॉडी डेली लाइफ में सबसे पहले हमारा जो भी टाइमिंग है वो शेड्यूल चेंज एक डिसिप्लिन हो जाता है, इमोशनल चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगती है। और जो भी बीमारियां होती हैं आज की डेट में 90% साइकोसोमेटिक होती हैं। तो हमारे जो साइकोलॉजिकली चेंजेस होते जाएंगे धीरे धीरे, तो उसमें हमारा इमोशनल बदलाव आते जाएंगे, तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे मैम सही होती जाएंगी। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हम जब योगा करते हैं तो योग के थ्रू खास करके जो आसना करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जितना भी सेल है ना हमारे शरीर में, ठीक है, हर चीज सेल से ही बना हुआ है हमारे शरीर में, ये लोएस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का। तो सेल में प्रॉपर अमाउंट में आपका जो है ऑक्सीजन और ब्लड जाता है हर सेल में, तो उससे क्या होता है आपका सेल जो है एक्टिव होता है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके बॉडी का वो क्या है, बेसिक यूनिट सेल है ना। हर चीज तो आपके शरीर में सेल से बना है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ऐसे ही चलता है ना। तो क्या होता है कि जब हम हर एक बेसिक यूनिट हमारा स्वस्थ होता है, जो हमारा जो सबसे लोएस्ट यूनिट है, जब वो स्वस्थ हो जाता है तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हमारे सेल में कहीं दिक्कत आता है, जैसे डायबिटीज, उसमें क्या होता है, सेल जो है शुगर ही एक्सेप्ट, वो इंसुलिन ही नहीं मतलब ये एक्सेप्ट करता है। आपका जो है कैंसर, उसमें क्या होता है कि सेल जो है बीमार होने लगता है, वो जो है एक सेल के बदला मल्टीपल सेल बन जाता है, मतलब बीमारी वाला सेल, पहले अल्सर बनता है फिर वो कैंसर बन जाता है। तो जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ये जो यूनिट है, ठीक है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है, वो हर सेल तक जो है प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है और ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारा सेल स्वस्थ रहता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। यस मैम, मींस कॉज का इलाज हो जाता है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज है, ये योगा काम करता है आपका। ठीक है, चलिए ये नेट में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आप हम लोग को पता होना चाहिए, कोई हमसे पूछे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए इसका, है ना। तो ये देखिए आज एनोवा तक ही मैं पढ़ाऊंगी, कल फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, या ये क्वासी वर्ड है क्या। बहुत सारे पेपर में आप देखेंगे, अब देखिए जब भी आप पेपर पढ़ेंगे, अगर उसमें लिखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल पेपर है, तो उसमें ये दोनों में से कोई एक ही डिजाइन होगा, या नहीं तो वो 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर डिजाइन होगा, या नहीं तो 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर डिजाइन। अगर इसमें 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर डिजाइन नहीं लिखा तो उसमें एनोवा डिजाइन लिखा होगा। आप मेरे पेपर में पढ़ेंगे तो आपको एनोवा लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब वो 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टर डिजाइन है। ठीक है, हालांकि मेरा जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दो ही ग्रुप था, लेकिन मैं आपको आगे अब बताऊंगी कि एनोवा कैसे इस्तेमाल हुआ था, उसको मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल, जब दो ही ग्रुप रहता है। तो ऐसे जनरली जो है 2 से अधिक ग्रुप होता है तभी हम एनोवा लगाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग यही समझिए कि 2 से अधिक ग्रुप होता है तभी हम एनोवा लगाते हैं। और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जब भी होगा तो आपको पेपर में, अगर एक्सपेरिमेंटल पेपर है तो ये दोनों में से कोई एक ही डिजाइन मिलेगा। ये आपको जो डिजाइन है ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि रिसर्च जो है एक बार जब क्लास खत्म हो जाती है तो कम से कम 10 मिनट एक बार पलट लीजिए कि जो पढ़ाई हुई है। आप लोग के डाउट्स ज्यादा नहीं रहते हैं क्लास में, कुछ लोग ही है जो अपना डाउट्स लेके आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स जरूर होगा आपके पास, तो इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम लोग स्टैटिस्टिकल मतलब बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कुछ खास नहीं है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे 1-2 क्लास लगेगी थ्योरी के लिए, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। पेपर पढ़ते रहिए, सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? जी मैम। पक्का सब लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं सिनॉप्सिस के ऊपर? मैंने बना लिया मैडम, ऑलमोस्ट मैंने काफी कुछ बना लिया है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत आ रही है कुछ लिखने में या कुछ इसमें तो ध्यान रखिए, क्योंकि वो सिनॉप्सिस आपका मैम मैं एक्सपर्ट बना रहा हूँ। चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं मैम?
देखिए चैट जीपीटी अभी मत यूज कीजिए, जब आप एक बार सीख जाइएगा ना चीजों को उसके बाद यूज कीजिएगा, ठीक है। ओके। एआई टूल अभी मत यूज कीजिए। आप अभी पहले अपने दिमाग से जब आप एक बार जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको जितना एआई टूल इस्तेमाल करना है कीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत आ रहा हो? किसी को भी कोई दिक्कत आ रहा हो रिसर्च में, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो आप लोग को किसी भी टॉपिक में? नवनीता जी वो आप अपना वो माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, ये जो है किसी को भी कोई कोई दिक्कत आ रहा हो? ज्योति जी, अभी विजय जी, सौरभ जी, किसी को भी? अभी तो नहीं है मैम। अभी नहीं है ना? मैम तो समस्या जानते कहाँ पे हो रहा है? हाँ हाँ बताइए। देखिए स्टार्टिंग में तो लिख ले कंटेंट लिख ले रहे हैं, हाँ एम हाँ लिख ले रहे हैं, हाँ फिर हाँ उसके बाद ये एम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी लिख ले रहे हैं। हाँ हाँ उसके बाद हम कैसे लिखे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जाके मतलब पेन एकदम से आगे नहीं बढ़ पा रही है। नहीं तो फिर जो है ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है आपका? लिटरेचर रिव्यू जो मैम आप अच्छा, दे एंशिएंट रही हो। लिटरेचर रिव्यू, तो कोई बात नहीं है, एंशिएंट एंशिएंट लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू अभी छोड़ के चलिए आप। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना योगा, जी मैम। योगा टेक्स्ट कौन 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 पढ़ा रहे हैं आपको? मैम घेर संगीता कंप्लीट हो गया है, योग घेर संगीत मैम वो तो उनसे पूछिए कि मैम अगर मेरा डायबिटीज पे रिसर्च है तो उसमें कौन सा श्लोक आएगा, या किस श्लोका से हम उसको जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, मैम ठीक तो है। इसमें जो वस्त्र धोती का लिख सकते हैं क्योंकि तो वस्त्र एक धोती काम ही जो है। कीजिए, सबसे अच्छा सौरभ जी ये सब छोड़िए, आप जो है शोध गंगा पे जाइए। शोध गंगा पे आपको थीसिस मिलेगी, ठीक है मैम। ठीक है। आप उसमें सर्च कीजिए, कीवर्ड बनाइए अपना डायबिटीज मेडिटेशन, तो उसमें आपको वहां पे जो है थेसिस मिलेगा। थेसिस सेम वैसा ही रहेगा जैसा आपका सिनॉप्सिस है, जो फॉर्मेट में मैं आपको दी हूँ। वहां जाके पढ़िए आप एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू, थैंक यू मैम। ठीक है। वहां पे आपको एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू आराम से मिल जाएगा कि आपके रिलेटेड टॉपिक में एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू कौन सा श्लोक और कौन सा जो है श्लोक शामिल होगा। और आपको ये यूज भी करना चाहिए क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन भी आता है। शोध गंगा, यमुनोत्री, उसके बाद फिर और भी बहुत बहुत सारा जो है ये है वेबसाइट्स है, वो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। वो भी पढ़ाना है मुझे आपको, वो पढ़ाई नहीं हुआ है आपको। तो शोध गंगा में जाइए, वहां आपको थेसिस मिलेगा। थेसिस में देखिए कि एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू कहाँ पे है, मतलब उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया, कौन सा श्लोका दिया है, कौन सा ये दिया है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। और कोई दिक्कत आ रहा हो किसी को? चलिए 3 बजे वाली क्लास है ना आप लोग की? जी मैम। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे जो है